रखीम स्टार्ट करते हैं गाइड में चैप्टर 30 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में बहुत से सब्सटेंसेस की रेगुलेशन को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हम पोटेशियम की रेगुलेशन को। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि पोटेशियम की जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन है वो आपके बहुत से सेल फंक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम को हमने रेगुलेट करना है। अब उस कंसंट्रेशन के बारे में 2-3 बातें हैं जो कि मैं आपको एक एग्जांपल से डिस्कस करूंगा। पहले एग्जांपल बताऊंगा, फिर मैं आपको पोटेशियम के हवाले से बताता हूँ। समझिएगा, ये आपके पास 2 बकेट्स हैं। इन दोनों बकेट्स में 3-3 लीटर पानी है। ठीक है, इसमें भी 3 लीटर है, इसमें भी 3 लीटर है। और मैं आपसे कहता हूँ आपने इस पानी के वॉल्यूम को रेगुलेट करना है, यानी कि 3 लीटर ही रखना है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत फर्क आ जाए खैर, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। इस बकेट के साथ एक बहुत बड़ा टब अटैच है जिस टब में कोई 15 लीटर पानी है, और इस बकेट के साथ एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब अटैच है जिस टेस्ट ट्यूब में 0.1 लीटर पानी है। तो इस बकेट में तो रेगुलेट करना बहुत आसान है, इसमें तो रहेगा ही 3 लीटर क्योंकि 0.1 लीटर पानी है साथ। जबकि इस बकेट में 3 लीटर को रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है साथ एक बहुत बड़ा टब है। अगर पानी उस टब में चला गया तो भी बड़ा मसला बन जाएगा। और टब में 15 लीटर पानी है, यानी किसी ने थोड़ा सा टब को दबाया, टब से 1 लीटर पानी यहाँ पे आ गया तो ये तो 3 का 4 लीटर हो जाएगा। या कोई वेव चली और टब से पानी इसमें आ गया तो ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे जितना पानी आपकी इस बकेट में उससे बहुत ज़्यादा पानी इस टब में है, इसलिए बकेट में मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। वेरी सिमिलरली सूरत हाल है पोटेशियम की। अब बॉडी के अंदर आपको पता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होता है, यानी सेल्स के अंदर भी होता है और सेल्स के बाहर भी होता है। हमने कौन से वाला पोटेशियम रेगुलेट करना है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम को रेगुलेट करना है। देखें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम को रेगुलेट करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सिर्फ 2% ऑफ योर बॉडी पोटेशियम होता है, बाकी 98% जो है ना वो सेल्स के अंदर है। तो बात वही होगी ना कि सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम है और सेल्स के बाहर बहुत थोड़ा सा पोटेशियम है, और हमने सेल्स के बाहर वाले पोटेशियम को रेगुलेट करना है। अगर वैल्यूज की वजह से बात की जाए तो वो कह रहे हैं एक 70 kg मैन में अगर देखा जाए 3920 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम उसके सेल्स के अंदर होगा और सिर्फ 59 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम उसके सेल्स के बाहर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम सिर्फ 59 मिली इक्विवेलेंट है और इसको हमने रेगुलेट करना है। ठीक है, तो एक तो ये आपके पास मुश्किल है। दूसरी मुश्किल क्या है? देखो जी, मैं कहता हूं इस टब के अंदर हर मिनट बाद आएगा 2 ml पानी, 3 लीटर इसके अंदर है और आ कितना है 2 ml। तो रेगुलेट करना आसान है मुश्किल? आसान है यार। यहाँ पे देखो सुराख भी लगे हुए हैं, तो 2 ml आएगा, हम उसको निकाल देंगे, कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ जी इसके अंदर आएगा मिसाल के तौर पे 4 लीटर पानी, हर घंटे बाद 2 घंटे बाद 4 लीटर पानी आएगा। ओ ये कहेगा खुदा आगा वास्ते यार, मैंने अपने वॉल्यूम को मेंटेन करना है, अगर तुम 4-4 लीटर मेरे अंदर डालोगे तो मेरे लिए वॉल्यूम को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही हाल है, हम डेली की डाइट में तकरीबन 50 से 200 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम का इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, टोटल एक्स्ट्रा फ्लूइड में कितना पोटेशियम है? 59 मिली इक्विवेलेंट, और हम इंटेक कितना कर रहे हैं? 50 से 200 मिली इक्विवेलेंट। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही पोटेशियम का इंटेक होता है हम फौरी तौर पे उसको इधर उधर कर दें। हम टब से कहते हैं यार मेरे पास बहुत पोटेशियम आ रहा है, मैं तो नहीं रख सकता, अगर मैंने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया तो फिर तो मसला बन जाएगा। तो खुदा का वास्ते पोटेशियम को थोड़ी देर के लिए तुम संभाल लो। ठीक है, तो जैसे हमारी डाइट में पोटेशियम आता है हम फौरी तौर पे उसको सेल्स के अंदर भेज देते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेज देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमने कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है। तो ये बात बता रही है कि डाइट से जैसे ही कोई आपके पास पोटेशियम आता है हम रैपिडली उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेजते हैं ताकि हाइपर कैलीमिया ना हो जाए। क्योंकि अगर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ना भेजा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा पोटेशियम हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपर कैलीमिया। डन होगी बात? अच्छा, हम आर्जी तौर पे सेल्स के अंदर भेजते हैं, बाकी हम फिर यूरिन के थ्रू और मुख्तलिफ जगहों के थ्रू उसको निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम कहते हैं यार जब तक हम उसको निकाल रहे हैं, अभी 4 लीटर आया है, हम 4 लीटर 1 मिनट में तो नहीं निकाल सकेंगे ना। तो खुदा का आवाज़ है थोड़े देर को तुम संभाल लो, हम आहिस्ता आहिस्ता निकालते रहेंगे, फिर तुमसे वापस ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सही हो गई बात? अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, इस बकेट में 2 सुराख हैं, एक बहुत छोटा सुराख है, एक बहुत बड़ा सुराख है। ये जो 4 लीटर पानी आया था, आहिस्ता आहिस्ता हम इन सुराखों से निकालेंगे ना उस पानी को। पहले तो भाई हमने भेजा बड़े टब में, लेकिन फिर ऐसे ऐसे निकालना भी तो है ना, हमने ऐसे ऐसे निकालते रहेंगे, बड़े टब से कहेंगे चलो वापस कर दो। इनमें से कौन से सुराख से ज़्यादा पानी निकलेगा? नेचुरली बड़े वाले सुराख से। ठीक है, तो यानी कि रेगुलेट करने में ये बड़े वाला सुराख ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा। सही हो गई बात? जहाँ से ज़्यादा पानी निकलता है वो ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो यही बात वो कर रहे हैं कि हमारी जो फीसद है ना उनमें सिर्फ ऑलमोस्ट 5 to 10% पोटेशियम निकलता है। जितना पोटेशियम आपने खाया ना उसमें से 5 to 10% फीसद निकलता है, बाकी ज़्यादातर पोटेशियम को 90-95% पोटेशियम हमारे यूरिन के थ्रू निकलता है। सही है बात? तो कोई अगर आपसे पूछे कि पोटेशियम को रेगुलेट करने में कौन बड़ा रोल प्ले कर रहा है तो आप कहोगे किडनीज बड़ा रोल प्ले कर रही है, यूरिन बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पोटेशियम किडनीज के थ्रू निकल रहा होता है। या तो बात क्लियर हो गई?
अच्छा फिर एक और चीज देखिएगा, इस बकेट का हमने वॉल्यूम मेंटेन करना था और इस बकेट के साथ अटैच हुई है एक बहुत बड़ा टब जिसमें 15 लीटर है। इस टब का एक फायदा भी है, पता है क्या? अगर इस बकेट में कभी पानी थोड़ा सा कम होने लगा ना, भाई 3 की जगह 2 लीटर होने लगा, तो हम कहते हैं टब मियाँ आपके पास तो बहुत पानी है, थोड़ा सा पानी हमें दे दें। हम टब से थोड़ा सा पानी निकाल भी लेते हैं ताकि इसके अंदर हम असल में रेगुलेट हमने इसके अंदर करना है पानी को। 3 लीटर इसके अंदर जरूरी रहना चाहिए। ये 15 की जगह 14 लीटर हो जाए तो भी बहुत बड़ा मसला नहीं बनेगा, 16 लीटर हो जाए तो भी बहुत बड़ा मसला नहीं बनेगा। तो यानी कि इसमें रेगुलेट करने के लिए ये टब हमारी मदद भी करता है कि जब अगर इसमें कम होने लगे हम टब से पानी मंगवा लेते हैं, इसमें ज़्यादा हो जाए तो हम टब में भेज भी देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यूँ ही वो बता रहे हैं कि पोटेशियम को रेगुलेट करने के लिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड पोटेशियम बड़ा काम आता है। हम पोटेशियम की कमी हो रही हो तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से पोटेशियम को मंगवा लेते हैं और पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इंट्रासेलुलर में भेज देते हैं। तो यानी कि ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का पोटेशियम है ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यहाँ तक बात हमारे पास क्लियर हो गई। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं हमारे पास रेगुलेशन ऑफ इंटरनल पोटेशियम डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पोटेशियम हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रखा हुआ है ये कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा कि कब इस पोटेशियम को अंदर भेजने की जरूरत है, कब पोटेशियम को बाहर निकालने की जरूरत है? ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत हमें डिस्कस करना है। लो जी, पहली तो बात तो यही बता रहे हैं, सिंपल लाइन है जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादातर पोटेशियम जो आप इनटेक करते हो वो हम रैपिडली भेज देते हैं सेल्स के अंदर। जब तक किडनी से रिमूव करती है ना, हम कहते हैं यार किडनी को रिमूव करने में टाइम लगेगा, फिलहाल तुम सेल्स के अंदर जाओ। वही बात जो मैंने आपको बताइए कि जब पानी आता है तो हम फौरी तौर पर टब में डाल देते हैं, यार अभी तुम रखो, जब तक हम किडनी से निकालें तब तक तुम रख लो, फिर ऐसा हम किडनी से निकालते रहेंगे तो उनसे वापस ले लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम रख लो। डन होगी बात। तो इसी वजह से जब आप खाना खाते हो तो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम नहीं बढ़ता, हम फौरी तौर पोटेशियम इसमें डाल देते हैं, इसका पोटेशियम रेगुलेट रहता है। वेरी सिंपल, जब आप खाना नहीं भी खा रहे तो भी हम इसका पोटेशियम कम नहीं होने देते, हम थोड़ा थोड़ा पोटेशियम टब से मंगवाते रहते हैं ताकि काम चलता रहे। तो ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का पोटेशियम है ना, ये हमारे पास बहुत काम में आ जाता है। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से पोटेशियम रेगुलेट होता है। अच्छा फिर एक और चीज़ देखिएगा, जैसे ही आप खाना खाते हो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि फौरी तौर पे सेल्स के अंदर आके पोटेशियम को भेजे। आपको पता है जब आप खाना खाते हैं आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, ऐसे ही है ना? और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होती है, ये बात तो सबको पता है। ये इंसुलिन क्या करती है, ये ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल्स वगैरह में भेज देती है, लिवर वगैरह में भेज देती है, ऐसे ही है ना? यानी इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स में भेजती है और ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड को नॉर्मल कर देती है। वेरी सिमिलरली इंसुलिन पोटेशियम को भी सेल्स के अंदर भेजती है और पोटेशियम लेवल ऑफ ब्लड को नॉर्मल कर देती है। बस इतनी सी बात थी। जैसे इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल्स को खाने के बाद कम करती है ब्लड में, वेरी सिमिलरली खाने के बाद पोटेशियम के लेवल्स को भी ब्लड में कम करती है, पोटेशियम वगैरह को सेल के अंदर भेज देती है। तो यही उन्होंने कहा है कि इंसुलिन स्टिमुलेट्स पोटेशियम अपटेक इनटू सेल्स। गुड होगी बात। अच्छा फिर एक और चीज बताइएगा, एल्डोस्टेरॉन का क्या काम होता है? आपको पता है एल्डोस्टेरॉन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह में रोल प्ले कर रहा होता है। जहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का एक और फंक्शन भी हम पढ़ेंगे, एल्डोस्टेरॉन भी आपकी पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजता है ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम को रेगुलेट किया जा सके। इंसुलिन भी पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजती है, एल्डोस्टेरॉन भी पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजता है। तो अगर किसी बंदे को बीमारी हो जाए, बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन बने, जैसे कि कॉन सिंड्रोम में होता है, जारी बात है फिर बहुत ज़्यादा पोटेशियम सेल्स में चला जाएगा और आपके पास हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। और अगर थोड़ा एल्डोस्टेरॉन बने, जैसे कि एडिसन डिजीज में होता है, जारी बात है थोड़ा एल्डोस्टेरॉन बनेगा तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा सेल्स में नहीं जा सकेगा, पोटेशियम आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी रह जाएगा और हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। इंसुलिन का इफेक्ट हमने देख लिया, एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट हमने देख लिया। उसके बाद आती है हमारे पास बीटा एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन। ये जो आपके रिसेप्टर होते हैं ना, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन वगैरह के लिए, उनका जिक्र किया जा रहा है। खास तौर पे एपिनेफ्रिन का यहाँ पे ज़्यादा असर होता है। तो एपिनेफ्रिन के जो रिसेप्टर्स हैं, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, ये क्या करवाते हैं, जब भी ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये आपकी पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजते हैं। एक और चीज़ भी यहाँ पे देखो, अगर किसी बंदे को हाइपरटेंशन हो ना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो, तो हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि पोटेशियम अंदर ना जा सके, पोटेशियम ब्लड में ज़्यादा रहे और हाइपरटेंशन ठीक हो सके। ये एक राज की बात है, ये एक टिप याद रख लो। ब्लड में ज़्यादा पोटेशियम होना ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी होती है और ब्लड में ज़्यादा सोडियम होना ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, ये पोटेशियम और सोडियम का ब्लड प्रेशर में ऑपोजिट इफेक्ट है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए सोडियम कम होना चाहिए, पोटेशियम ज़्यादा होना चाहिए। सही होगी बात। तो यहाँ पे हमने यही कहा है कि बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दो
ताकि पोटेशियम सेल्स के अंदर ना जा सके और पोटेशियम ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा। डालो की बात। तो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स या एपिनेफ्रीन पोटेशियम को सेल के अंदर भेजती है, एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को सेल के अंदर भेजती है, इंसुलिन पोटेशियम को सेल के अंदर भेजती है। गुड्डो की बात। फिर देखते हैं एसिड बेस एब्नॉर्मैलिटीज। लो जी, सीधी सी बात है, पोटेशियम को सेल के अंदर और बाहर करने में ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पास सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ये पंप आपको पता है हमेशा सोडियम को बाहर निकालता है और पोटेशियम को सेल के अंदर डालता है, ठीक है। बड़ा बहुत कॉमनली हम पढ़ते हैं, 3 सोडियम बाहर देंगे 2 पोटेशियम अंदर देंगे, ये होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। जब एसिडिटी होती है ना, यानी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये वाला पंप हो जाता है इनहिबिट। इसका मतलब है कि एसिडिटी में थोड़ा पोटेशियम अंदर जा सकेगा, एसिडिटी में ज्यादा पोटेशियम ब्लड में रह जाएगा, एसिडिटी में हाइपरकैलेमिया हो जाता है। जबकि एल्कलोसिस में इसका ऑपोजिट होगा। एल्कलोसिस में ये वाला पंप स्टिमुलेट हो जाएगा, पोटेशियम बहुत सेल के अंदर जाएगा और आपके पास हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। तो बहुत बात आसान हो गई, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है। एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया, एल्कलोसिस में हाइपोकैलेमिया। आप कह सकते हैं कि एल्कलोसिस पोटेशियम को सेल के अंदर भेजने में हेल्प करता है, तो एल्कलोसिस सेल को अंदर भेजने में हेल्प करता है। बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर सेल को अंदर भेजने में हेल्प, पोटेशियम को अंदर भेजने में हेल्प करते हैं। एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को अंदर भेजने में हेल्प करते हैं। इंसुलिन पोटेशियम को अंदर भेजने में हेल्प करते हैं। सही होगी बातें। एक और चीज बताइएगा, सेल्स के अंदर पोटेशियम ज्यादा होती है थोड़ी होती है? सबको पता है इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो यानी कि सेल्स पोटेशियम से भरे हुए होते हैं, फुल टाइम पोटेशियम से भरे हुए होते हैं। तो अगर आपके सेल्स फटना शुरू हो गए तो जारी बात है फिर पोटेशियम आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगी। तो वो ये बता रहे हैं कि कई दफा सेल लिसिस की वजह से आपके पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आना शुरू होती है और इससे आपका हाइपरकैलेमिया हो सकता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इंक्रीज कर सकती है। टर्न की बात। फिर देखिएगा स्ट्रेनस एक्सरसाइज में, देखो आपने हमेशा पढ़ा हुआ जब भी कोई नर्व पोटेंशियल वगैरह आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, पहले इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है और फिर रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये डिटेल कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर अब ये याद रख लें कि एक्सरसाइज में पोटेशियम सेल से बाहर निकलता है। तो अगर कोई बंदा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है, स्केलेटल मसल्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो पोटेशियम बाहर निकल आएगा, यानी कि आपके पास वो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। वैसे तो ये हाइपरकैलेमिया हमारे लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि हम पोटेशियम को वापस अंदर डाले जाते हैं। लेकिन अगर पोटेशियम को अंदर डालने वाली इंसुलिन की कमी हुई तो यार मसला बन जाएगा। अगर पोटेशियम को अंदर डालने वाले ये बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर की कमी हुई तो फिर आपके पास हाइपरकैलेमिया के चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा, ये तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस, आपको पता है उनमें इंसुलिन की कमी होती है, इसीलिए उनके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहता है। तो वेरी सिमिलरली इंसुलिन की कमी की वजह से उनके ब्लड में पोटेशियम भी ज्यादा रहता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर देखिएगा जनरली ऑस्मोलैरिटी का क्या फर्क पड़ता है। देखो जी, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी से भी इफेक्ट होती है। मिसाल के तौर पे सेल के अंदर आपके पास कोई ऑस्मोलैरिटी है, बाहर ऑस्मोलैरिटी जो है ना बहुत इंक्रीज कर गई है। सही होगी बात, कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज कर गई है। जब बाहर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है वाटर जो है वो सेल से बाहर निकलेगा। जब वाटर का ऑस्मोसिस होगा, वाटर सेल से बाहर आएगा, तो जाहिर बात है सेल श्रिंक कर गया। अब सेल के अंदर पोटेशियम तो उतनी है जितनी पहले थी, तो पानी निकल गया, तो हम कहेंगे भी सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जाहिर बात है पहले भी पोटेशियम उतनी थी, अभी भी पोटेशियम उतनी है, लेकिन अब पानी बहुत थोड़ा हो गया तो पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी सी पोटेशियम भी डिफ्यूज करके बाहर आ जाएगी। जब पोटेशियम डिफ्यूज करके बाहर आएगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम बढ़ गई, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोल्यूट कम था, जिस वजह से पानी आया तो पोटेशियम भी आ गया। तो यानी कि अगर बाहर ऑस्मोलैरिटी कम हो, सोल्यूट कम हो, तो पोटेशियम आ जाता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है। तो लो ऑस्मोलैरिटी इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हाइपरकैलेमिया कॉज करता है, लेस ऑस्मोलैरिटी हाइपोकैलेमिया कॉज करता है। याद रखिएगा बातें एक्सप्लेन होती हैं। उसके बाद आपके पास ओवरव्यू ऑफ रीनल पोटेशियम एक्सक्रीशन। अब किडनी पोटेशियम की एक्सक्रीशन में किस तरह से काम कर, इसको देखते हैं। तो उन्हें देखना है कितना पोटेशियम फिल्टर आउट होकर नेफ्रॉन में आ रहा है, फिर उन्हें देखना है कितना पोटेशियम नेफ्रॉन से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और फिर उन्हें देखना है कितना पोटेशियम नेफ्रॉन में सिक्रीट हो रहा है ताकि वो एक्सक्रीट किया जा सके। तो इन 3 चीजों को हम देख रहे होंगे। सबसे पहले आती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो एक कांस्टेंट है, वो मतलब पोटेशियम कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरे देखते हैं रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन देखिएगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में
जितना फिल्टर आउट होकर आया ना उसमें से तकरीबन 65% प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर आगे आता है लूप ऑफ हेनले। आपको पता है लूप ऑफ हेनले में हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत हम लोग पोटेशियम को, सोडियम को, क्लोराइड वगैरह को रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत पोटेशियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑलमोस्ट 27% पोटेशियम रीअब्जॉर्ब होता है। फिर आगे आते हैं हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स। ये वो जगह है जो लार्जली रेगुलेट करी थी पोटेशियम कंसंट्रेशन को, यानी कि बॉडी में कितनी पोटेशियम है उसके हिसाब से या ये रीअब्जॉर्प्शन करेंगे या सिक्रीशन करेंगे। ये वो जगह खासतौर पर रेगुलेशन में रोल प्ले कर रही है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल उसने तो बाहर सूरज 65% रीअब्जॉर्ब कर लेना है, इन्होंने बाहर सूरज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्ब कर लेना है। हाँ, थोड़ा बहुत ये भी हो जाता है, कम ज्यादा कर ले बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, लेकिन मेनली जो रेगुलेट करने वाली जगह है वो आपके पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स ही हैं। अब देखते हैं वो किस तरह से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कॉर्टिकल ट्यूब्यूल्स किस तरह से इस चीज को रेगुलेट कर रही है। डाउन की बात लो जी, किसी इंसान ने बहुत ज्यादा पोटेशियम का इंटेक किया है, यानी कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पोटेशियम है, जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि ज्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट किया जा सके। तो ऐसी सूरत में हम पोटेशियम की सिक्रीशन करते हैं, और कई बार सिक्रीशन इतनी ज्यादा करते हैं कि जितना पोटेशियम फिल्टर आउट होकर आया था उससे ज्यादा एक्सक्रीट हो जाता है। मिसाल के तौर पर 100 मिली इक्विवेलेंट फिल्टर आउट होकर आया, 65 मिली इक्विवेलेंट उसमें से यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया, 27 मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे कितना रह गया, सिर्फ 8 मिली इक्विवेलेंट। लेकिन हमने सिक्रीशन कर करके कोई 100 मिली इक्विवेलेंट हमने सिक्रीट कर दिए यहाँ पे, तो टोटल जीरो में 108 मिली इक्विवेलेंट निकल जाएगा पोटेशियम। तो टोटल फिल्टर आउट थोड़ा हुआ था, निकल ज्यादा गया है, इतनी ज्यादा सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर पोटेशियम की कमी हो बॉडी में तो हम यहाँ पे इतनी रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं कि करते 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 सिर्फ जितना आया था ना, जितना फिल्टर आउट हुआ था उसका 1%, यानी अगर 100 मिली इक्विवेलेंट आया था तो सिर्फ 1 मिली इक्विवेलेंट हम जाया होने देते हैं। तो इतना ज्यादा हम वेरी कर सकते हैं पोटेशियम की एक्सक्रीशन को ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। डाउन की बात। फिर इन ट्यूब्यूल्स में आते हैं प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकलेटेड सेल्स। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल सेल्स को। प्रिंसिपल सेल्स हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, आपको पता है इनमें जो बेसोलेटल मेम्ब्रेन होती है वहां पे होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ठीक है, यहाँ पे होगा बेसिकली क्या, दो स्टेज में काम होगा कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप क्या करता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है और पोटेशियम को सेल के अंदर डालता है। अब देखिएगा जब पोटेशियम सेल के अंदर आ जाएगी, जहाँ पे आपके पास लूमेन है, ठीक है, इस तरफ ब्लड है और यहाँ पे आपके पास ट्यूब्यूल का लूमेन है। जब पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा आएगी तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हो जाएगी, पोटेशियम डिफ्यूज करके इस सेल से बाहर निकलेगी। और पोटेशियम को डिफ्यूज करवाने के लिए सेल की लुमिनल मेम्ब्रेन पे दो तरह के चैनल्स होते हैं। एक होते हैं बिग पोटेशियम चैनल्स, जिनको हम नाम देते हैं BK चैनल्स, बिग पोटेशियम चैनल्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल्स, इसको आपने रोम के चैनल्स कहा है। ठीक है, तो ये दो तरह के चैनल्स होते हैं। ओवरऑल दो स्टेजेस पे काम हुआ। नंबर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल्स, और फिर उसके बाद पोटेशियम को हमने लूमेन में निकाल दिया। ये हुई हमारे पास सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम इनटू द ट्यूब्यूल्स, सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम ताकि पोटेशियम को एक्सक्रीट किया जा सके। फिर आते हैं हमारे पास दो तरह के इंटरकलेटेड सेल्स, एक टाइप A इंटरकलेटेड सेल्स और एक टाइप B इंटरकलेटेड सेल्स। जहां पे देखिएगा दो तरह के इंटरकलेटेड सेल्स है, ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं आप देख सकते हैं। जो टाइप A इंटरकलेटेड सेल्स है ना, वहां पे लगा होता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप। इसमें पोटेशियम हाइड्रोजन निकाला जा रहा है और पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पंप किस साइड पे लगा हुआ है, लूमिनल मेम्ब्रेन पे, यानी लूमिन वाली साइड पे, ट्यूब्यूल वाली साइड पे पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है एक्टिवली, और फिर आगे में पैसे भी निकल रहा है, यानी कि ये पोटेशियम की रीअब्सॉर्प्शन के लिए काम करते हैं। तो जब आपकी बॉडी में थोड़ा पोटेशियम होगा तो टाइप A इंटरकलेटेड सेल्स काम करेंगे ताकि पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब किया जा सके, और जब बॉडी में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होगा ये टाइप B इंटरकलेटेड सेल्स काम करेंगे। इन दोनों का जो फंक्शन है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, क्योंकि इसके यहाँ पे जो एटीपेस पंप लूमेन मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है ना, B में वही एटीपेस पंप आपके बेसोलेटल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ होता है। तो ये आपके लूमेन से पोटेशियम को सेल में डालता है, ये आपके ब्लड से पोटेशियम को सेल में डालता है, और अल्टीमेटली पोटेशियम को लूमेन में डाल रहा है। तो टाइप A सेल्स जो है वो पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब करवाते हैं लूमेन से ब्लड की तरफ, जबकि टाइप B जो है वो टाइप B जो है पोटेशियम को सिक्रीट करवाते हैं, यानी कि ब्लड से लूमेन की तरफ लेते हैं पोटेशियम को, ब्लड से लूमेन की तरफ लेते हैं पोटेशियम को। तो ये हमने देखा किस तरह से टाइप A इंटरकलेटेड सेल्स और टाइप B इंटरकलेटेड सेल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत काम कर रहे होते हैं। दोनों की बात हम देखते हैं, वो जो प्रिंसिपल सेल्स से जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के बेस पे काम कर रहे होते हैं, वो किन चीजों के असर में आके बेसिकली ये सिक्रीशन ये वाला काम करते हैं। नंबर 1 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम कंसंट्रेशन, वो देते हैं बॉडी के अंदर पोटेशियम की क्या कंसंट्रेशन है और उसके मुताबिक ये पोटेशियम की सिक्रीशन वगैरह करते हैं। सही होगी बात। नंबर 2 एल्डोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन। आपको पता है एल्डोस्टेरॉन खास तौर पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है इंटरकलेटेड सेल्स पे, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन का मेन काम क्या होता है, हम पहले क्या पढ़ते आते हैं, एल्डोस्टेरॉन का काम पढ़ते हैं सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन। तो वो भी ये इंटरकलेटेड सेल्स ही होते हैं जो कि सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन
प्रिंसिपल सेल्स जो सोडियम की डिसॉर्प्शन करवाते हैं, तो इन प्रिंसिपल सेल्स को एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट करता है, इसीलिए एल्डोस्टेरोन से ये सोडियम की डिसॉर्प्शन भी करवाते हैं और एल्डोस्टेरोन से ये पोटेशियम की सिक्रीशन भी करवाते हैं। तो पहली चीज इन इंटीग्रेटेड सेल्स पे क्या काम करती है, पोटेशियम कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा होगी ज्यादा पोटेशियम बाहर निकालेंगे। नंबर 2 एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा तो ये स्टिमुलेट हो जाएंगी। और नंबर 3 आता है आपके पास ट्यूबुलर फ्लो रेट, आपकी ट्यूब्यूल्स में से यानी ल्यूमेन में से कितना फ्लूइड गुजर रहा है उस पर भी बेस कर रही होती है आपकी पोटेशियम की सिक्रीशन। ये ट्यूबुलर फ्लो रेट पे किस तरह से डिपेंड कर रहा होता है, ये चीज अभी तक हमने डिटेल से नहीं डिस्कस की। राइट, तो हम कहते हैं भाई ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हमारे प्रिंसिपल सेल्स ज्यादा पोटेशियम की सिक्रीशन करते हैं, पोटेशियम की बॉडी से एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देती है। ठीक है, इन तीनों सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम ज्यादा होने की वजह से प्रिंसिपल सेल ज्यादा पोटेशियम निकालते हैं। क्यों? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या होता है? नंबर 1, जब आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा हो तो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप स्टिमुलेट होता है, ज्यादा पोटेशियम इस तरफ को जाती है ताकि वो आगे जा सके। नंबर 1। नंबर 2, लूमिनल मेम्ब्रेन पे जो पोटेशियम के चैनल्स हैं ये ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 1 चैनल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करती है और नंबर 2 कुछ चैनल्स ना इधर सेलुलोज में फिर रहे होते हैं, हम उनसे कहते हैं भाई तुम लूमिनल मेम्ब्रेन पर जाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा चैनल्स बने और ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम की सिक्रीशन की जा सके। 2 काम हो गए। पहला काम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप स्टिमुलेट होता है, दूसरा काम आपके पोटेशियम चैनल स्टिमुलेट होते हैं, तीसरा काम कई दफा ना पोटेशियम होती है वो थोड़ी बहुत एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चली जाती है लेकिन ना थोड़ी सी लीक करके वापस आ जाती है। अगर आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा होगी तो ये बैक लीक ऑफ पोटेशियम कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी वजह सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगी। और आखिर में आता है आपके पास ज्यादा पोटेशियम की वजह से ज्यादा एल्डोस्टेरोन बनता है और ये एल्डोस्टेरोन आके भी इन प्रिंसिपल सेल्स को ज्यादा काम करवाता है, ज्यादा पोटेशियम की सिक्रीशन करवाता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हायर पोटेशियम कंसंट्रेशन से प्रिंसिपल सेल्स पे क्या क्या फर्क पड़ता है? नंबर 1 स्टिमुलेट होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, नंबर 2 बैक लीक ऑफ पोटेशियम कम हो जाती है, नंबर 3 लूमिनल मेम्ब्रेन में पोटेशियम लेवल बढ़ जाते हैं, नंबर 4 एल्डोस्टेरोन बढ़ जाती है जो कि आगे ज्यादा काम करती है। यहाँ तक थी हमारे पार्ट 1 की वीडियो। दूसरी चीज आती है, दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे हम कि एल्डोस्टेरोन के बढ़ने से प्रिंसिपल सेल क्यों सोडियम की पोटेशियम की सिक्रीशन बढ़ाता है, और इसी तरह देखेंगे ट्यूबुलर फ्लो रेट बढ़ने से क्यों प्रिंसिपल सेल्स पोटेशियम की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। ये सारे हम पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।